चलो अब आइए रुधिराणु, रुधिराणु, ठीक ना, ब्लड कॉर्पस। चलिए प्लाज्मा हो गया कितना परसेंट? प्लाज्मा में जल 90%, प्लाज्मा हो गया 60%, प्लाज्मा हो गया। अच्छा, हमारे शरीर का 60% क्या है? प्लाज्मा। उसमें 90% क्या है? जल। 7% क्या है? प्रोटीन। 0.9% क्या है? लवण। और 0.1% क्या है? ग्लूकोज, ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम ब्लड कॉर्पस यानी कि रुधिराणु। रुधिराणु कितना परसेंट है? 40%। और रुधिराणु में क्या क्या पाया जाता है? 3 भाग को। रुधिराणु को कितने भाग में बांटा गया है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आइए जिसने पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स है ना, जो डेंगू काटता है, डेंगू होता है जिसको, तो इसी के प्लेटलेट्स, यही जो प्लेटलेट्स है इसकी मात्रा में कमी हो जाता है, जिससे जो है ना आदमी की मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। अभी हाल फिलहाल में एक सिपाही का मृत्यु हुआ है साइकिल में। हाँ, डेंगू काट लिया था, वो लापरवाह हो गया, वो ड्यूटी छुट्टी लिया ना, डेथ कर गया। चलिए अब आते हैं रक्त कण, आरबीसी। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, देखो ठीक है ना, हाँ चालू है ना। चलिए रक्त कण जिसको कहते हैं आरबीसी, आरबीसी को कहते हैं इथोकाइट्स। क्या कहते हैं? इथोकाइट्स। आरबीसी को ही क्या कहते हैं? इथोकाइट्स, ठीक ना। ये पूछता है आरबीसी हे रे कहाँ है, ठीक पगली है। चलिए आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। लेकिन ये नहीं पूछेगा, ये नहीं, ऑप्शन में कभी कभी आरबीसी नहीं नाम देगा, इथोकाइट्स दे देगा। क्या देगा? इथोकाइट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? इथोकाइट्स, ठीक ना। बताइएगा स्तनधारी की आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभय या तल होता है, उभय या तल होता है, ठीक ना। अब बताइएगा आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं? नहीं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। बताइएगा वह कौन सा दो स्तनधारी है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट और लामा। वह कौन सा 2 स्तनधारी है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट और लामा, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा। बताइएगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसको कहते हैं बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, ठीक ना, जिसको क्या कहते हैं? बोन मैरो में। बताइएगा ये किसके किसके बने होते हैं? आरबीसी किसके किसके बने होते हैं? आराम से आराम से आराम से आराम से। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B11, विटामिन B12। चलिए एक हो गया प्रोटीन, पहला हो गया प्रोटीन, पहला हो गया प्रोटीन। ए उखड़े बतन के बिखरे चमन। अब किताबें पर निगाह रखेगा। एगो तो सुधारते मुश्किल से सुधारे हैं, ठीक ना। अब एगो इधर चालू हो गया है, ठीक ना। चलिए देखिए आरबीसी जो बना होता है, पहला हो गया प्रोटीन, पहला हो गया प्रोटीन, दूसरा हो गया विटामिन B12, विटामिन, नीचे नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, ठीक ना। पहला हो गया विटामिन, ठीक ना, दूसरा हो गया, पहला हो गया विटामिन, दूसरा हो गया पहला हो गया विटामिन, ठीक ना। उसके बाद प्रोटीन। विटामिन में कौन सा विटामिन? B12, कौन सा? B12, ठीक ना, ठीक ना। उसके बाद हो गया फोलिक एसिड, उसके बाद फोलिक एसिड, ठीक ना। अब हम समझ रहा है, तुम्हारे हम भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक ना, तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं। विटामिन B12, फोलिक एसिड और हो गया प्रोटीन और आयरन। आयरन तो आप लोग सभी जने जानते हैं, आयरन जो है ना ब्लड में पाया जाता है। आयरन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। और आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? पालक में, ठीक ना। आयरन की कमी सबसे ज़्यादा किस में होती है? स्त्रियों में और एनीमिया रोग में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, फोलिक एसिड। चलिए बताइएगा आरबीसी का निर्माण जो है ना भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? यकृत और पलिया में, ठीक ना। स्पिन 1 लिखा होगा, देखिए ना,
ठीक ना। आरबीसी का भ्रूण अवस्था में निर्माण कहाँ होता है? यकृत एवं पलिया में, ठीक ना। बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना है? 20 से 120 दिन। लेकिन आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? यकृत और पलिया में, ठीक ना, स्पिन। हाँ वो अम्ल, वहाँ देखो वो विटामिन हो गया, ये अम्ल हो गया, नहीं समझा बात? हाँ चलिए ये हो गया। देखिए भ्रूण अवस्था में यकृत और पलिया में होता है, वहीं उसका क्या होता है? मृत्यु होता है। चलिए आगे बताइए। ग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? ग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन बताइए? लोह युक्त प्रोटीन है जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है, ठीक ना। ग्लोबिन जो है ना किस प्रकार का प्रोटीन है? लोह युक्त प्रोटीन है। बताएगा ग्लोबिन का काम क्या है? हाँ देखो ग्लोबिन क्या होता है, सुनिए पहले। ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है, यानी कि वो ऐसा प्रोटीन है जिसमें आयरन की मात्रा पाया जाता है, बात समझे। और उसकी क्षमता, उसका काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को संयोग करने की क्षमता है, यानी कि उसको जोड़ने की क्षमता है, बात समझे कि ना। ये लिखा है C2 एवं O2 के C2 और O2 के संयोग करने की क्षमता रखता है, बात समझे कि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक क्या है? हिमेटिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक क्या है? हिमेटिन। क्या है? हिमेटिन। बताइएगा हमारे शरीर की कोशिका में O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है? RBC। कौन करता है? O2 और CO2 का मतलब ऑक्सीजन का लेके जाना और छोड़ना कौन करता है? RBC करता है। कौन करता है? सेल। हाँ कहाँ लिखा है? जो एस लिख दिया ना वही एक आरबीसी का बात नहीं होगा, ढेर सारा आरबीसी सेल का बात हो रहा है, इसलिए एस लगा दिया होगा। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। एक खेड़ो सेल नहीं रहता है, इस तरह से इसलिए एस लगा दिया। चलिए आगे बढ़िए आरबीसी आगे बढ़िए। चलिए सोते समय आरबीसी की मात्रा में कितना कमी होता है? 5%। कितना होता है? 5%। लेकिन ऊंचाई पर जाने पे आरबीसी की मात्रा में कितना वृद्धि होता है? सोते समय 5% कमी, लेकिन 4200 मीटर के ऊपर जाएगा तो कितना? 30% की वृद्धि। 4200 मीटर से ऊपर जाएगा तो 30% की क्या होगा? वृद्धि। 30% का क्या होगा? बताइएगा। आरबीसी की संख्या ज्ञात करते हैं किससे? हीमोसाइटोमीटर। किससे? हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी की संख्या ज्ञात करती है किससे? हीमोसाइटोमीटर से। किससे? हीमोसाइटोमीटर से। बताइएगा किस रोग में राधानु नहीं बनते हैं? किस रोग में राधानु नहीं बनते हैं? थैलेसीमिया यानी कि आरबीसी नहीं बनते हैं किसमें? थैलेसीमिया में आरबीसी नहीं बनते हैं। थैलेसीमिया में आरबीसी नहीं बनते हैं। आरबीसी एकदम पूरा हो गया। आरबीसी से कोई दिक्कत हमको नहीं लगता। आप सबको कोई दिक्कत होना चाहिए। कहाँ? आरबीसी में। चलिए अब आइए WBC। हाँ वाइट ब्लड सेल। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई नहीं इस। हाँ ल्यूकोकाइट्स कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोकाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोकाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोकाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोकाइट। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोकाइट। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोकाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोकाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोकाइट। और आरबीसी को क्या कहते हैं? इथोकाइट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, ठीक ना। और WBC को ल्यूकोसाइट्स। चलिए आगे बढ़ें। बताइए WBC का आकार कैसा होता है? अमीबा के समान। बताइएगा आरबीसी में केंद्रक छोटा पाया जाता है या बड़ा? हाँ वाह, थैंक यू। ताली बजाइए, एकदम तुरंत बता दिया। ताली बजा जल्दी से। हाँ तुरंत बोल दिया। हमसे फंसेगा, हमसे बड़ा छोटा कहते हैं तो फंसेगा, लेकिन कोई नहीं फंसा। चलिए क्या WBC में केंद्रक पाया जाता है? एकदम WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक। लेकिन WBC का निर्माण कहाँ होता है? सुनिए रुके, सुनिए। अस्थि मज्जा में आरबीसी का भी निर्माण होता है?
WBC का। लेकिन WBC का निर्माण और कहाँ कहाँ होता है बताइए? हाँ, इक्लित, पलिहा और लिम्फ नोड। लिम्फ नोड भी लिखा होगा ना, लिखा है ना, लिम्फ नोड। अस्थि मज्जा हो गया, लिम्फ नोड हो गया, और कभी कभी लीवर और पलिया में। बात समझे? मुख्य रूप से WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड में। कभी कभी हो जाता है लीवर और यकृत और पलिया में। बात समझेंगे ना? अच्छा एक बात बताइए, RBC का मृत्यु कहाँ होता है? वो आरबीसी का यही तो यहाँ बनता है। जहाँ बनता नहीं है, बनता है अस्थि मज्जा में, बनता है अस्थि मज्जा में। मृत्यु होता है, इसको कब्र का कहा जाता है। बताइए क्या? चलिए बताइएगा, इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। याद रखिएगा एक बार, WBC का मृत्यु कहाँ होता है? रक्त में ही हो जाता है। WBC का मृत्यु कहाँ होता है? लेकिन RBC का मृत्यु कहाँ होता है? यकृत और पलिहा में। लेकिन WBC का मृत्यु कहाँ होता है? रक्त में ही हो जाता है। ठीक ना? चलिए जीवन काल 10 से 13 दिन दिया है। बताएं 10 से 13 दिन दिया है। वो और सर्च करने भी वही आता है। सर्च करने पे सुनते रहिए जो बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेकिन अगला क्वेश्चन है, WBC बने होते हैं किसके? न्यूट्रोफिल कोशिकाओं के, कणिकाओं के। ठीक ना? WBC बने होते हैं किसके? न्यूट्रोफिल कणिकाओं के। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। WBC बने होते हैं किसका? न्यूट्रोफिल कणिकाओं का या कोशिकाओं का। बात समझें, ये न्यूट्रोफिल कोशिका क्या कहता है या कणिका क्या कहता है? इसका काम क्या करता है? जो जीवाणु जो होता है ना, जो जीवाणु सब होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और यही WBC की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो कैंसर का रूप ले लेगा। बस समझिए, अगर इसकी संख्या WBC संख्या हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कैंसर का रूप ले जाएगा। हाँ ग्लोय ग्लोय रोग प्रतिरोधी क्षमता, इसको कहते हैं, WBC को कहते हैं रोग प्रतिरोधी क्षमता। बात समझे? एंटीबॉडी, यानी कि आपका शरीर में WBC बढ़िया है ना तो आपको रोग कम होगा। ठीक ना? रोग प्रतिरोधी क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता जो है ना ज़्यादा रहेगा। हाँ, इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे कोरोना में इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना आदमी का गड़बड़ा गया तो उसका WBC गड़बड़ा गया, और उसके लिए सब कहता था कि कौन सी पियो? गिलोय पियो। बस समझाइए, गिलोय 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 की इच्छा। पत्ता उसका जड़ जो खाना है खाइए। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं रक्त बिंबाणु। अब आते हैं रक्त बिंबाणु। इसको क्या कहेंगे? थर्मोकाइट्स। इसको क्या कहेंगे? थर्मोकाइट्स। क्या कहेंगे? थर्मोकाइट्स। बताइए, इर्थोकाइट्स किसको कहेंगे? RBC। इर्थोकाइट्स और लुकोसाइट्स WBC। थर्मोसाइट्स प्लेटलेट्स को या रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स को ही कहते हैं रक्त बिंबाणु। बताइएगा, प्लेटलेट्स जो है ना किस प्रकार के जंतु में पाए जाते हैं? स्तनधारियों में, केवल स्तनधारियों। और मनुष्य भी क्या है? स्तनधारी है। मनुष्य भी क्या है? स्तनधारी। सब में नहीं पाया जाता है प्लेटलेट्स, स्तनधारियों में। ठीक ना? बताइएगा, WBC का केंद्रक, WBC में केंद्रक पाया जाता है
WBC में, हाँ, RBC और प्लेटलेट्स में नहीं है, RBC और प्लेटलेट्स में नहीं। ये इतने हम बोलें कि अब आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा तो घर जाइएगा, रोटी बनाते रहिएगा, आप लोग गाय भैंस का सानी लगाते रहिएगा, खाना बांध लीजिएगा, सुनते रहिएगा, एकदम याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। हाँ? आप अपना DJ में बजाते रहिएगा। चलिए बताइएगा, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? ब्रोन मायरो में। कहाँ होता है? ब्रोन मायरो में, ठीक ना, अस्थि मज्जा में। चलिए बताइएगा, रक्त बिंबाणु या थर्मोकाइट्स का जो है ना जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। बताइएगा WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। अब बताइएगा RBC का जीवन काल कितना? 20 से, चलिए आगे आएबे करेगा तो वहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बोलिए, इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम क्या है? प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है? रक्त के थक्का बनने में मदद करना, रक्त के थक्का बनने में मदद करना, ठीक ना। चलिए और बताइएगा, डेंगू ज्वर, जब डेंगू जो ज्वर होता है उसमें किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। बताइएगा अगला एक 3 को डाटा है, रक्त को थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या है? रक्त को थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजेन। क्या है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। रक्त को थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजेन, ठीक ना। अब फाइब्रिनोजेन नहीं समझे हो? और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन के निर्माण करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। बात समझे? रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है? विटामिन के। क्यों? कहे कि विटामिन के निर्माण करता है किसका? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का, जो कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। और ये कहाँ रक्त को थक्का बनाने में सहायक कहाँ होगा? शरीर के अंदर या बाहर? अंदर तो थक्का होना नहीं चाहिए, कहाँ? बाहर। बात समझे? रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। लेकिन फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को बनाने में सहायता कौन करता है? विटामिन के। और इस सब का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। अब हमको लगता है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। लेकिन हमारे शरीर के अंदर रक्त थक्का न हो, हमारे शरीर के अंदर रक्त थक्का न हो, वो कौन? हिपेरिन। कौन? हिपेरिन। कौन है? हिपेरिन। हमारे शरीर के अंदर रक्त न जमे, कौन? किसके कारण? हिपेरिन के कारण। ओके ना, बात समझे? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थक्का नहीं बनने देगा फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन को बनाने में सहायता कौन करेगा? के, विटामिन के। बात समझे? और रक्त को थक्का जमने, शरीर के अंदर रक्त थक्का न होके, शरीर के अंदर रक्त थक्का न जमे, वो कौन ऐसा काम करता है? हिपेरिन। बात समझे कि ना? दो क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, शरीर के अंदर रक्त को ना जमने देगा हिपेरिन, अब बाहर जमा देगा फाइब्रिनोजेन। बाहर जमा देगा फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। ओके ना? इतना बकबक कर रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहा है यस सर। गजब, बहुत साथी से स्टूडेंट है मेरा, जानते हैं दोस्तों, देखें हैं कितना है, एक को बार कुछ नहीं बोल रहा है सर। आप लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया जो हम बोलते थे, इंतजार किए थे। रक्त को जो थक्का है, रक्त को थक्का जमने में कितना समय है? 2 से 5। WBC का जीवन काल 2 से 4। लेकिन रक्त को थक्का 2 से 5। इसको पढ़िए तो, रक्त को थक्का वाला को 2 से 5 वाले को पूरा लाइन। हाँ पढ़िए। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथोबीन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत के विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। हाँ, रक्त का थक्का बनने में कितना समय? 2 से 5। तो याद देखे WBC 2 से 4। WBC हम बार बार बोल रहे हैं, कंफ्यूजन होता है। WBC 2 से 4, लेकिन रक्त का थक्का बनने में 2 से 5। एग्जाम में मार दीजिएगा। मैं मजाक उड़ा रहे हैं, ये इतना आसान चीज़ को इतना ज़्यादा काहे बोल रहे हैं? उड़ा लीजिए मजाक, ठीक ना। सर उसमें दिन होता है और इसमें मिनट होता है। हाँ, सॉरी हाँ, मिनट लगता है।
हाँ वहाँ दिन में सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टेनर, कार्ल लैंड स्टेनर। कब किया था? 1900 में। बताइएगा आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहा जाता है? एंटीजन। तो सुनिए पहले एंटीजन का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी में। एंटीजन का कहाँ? आरबीसी में। ध्यान से सुनिए, वहाँ बहुत कुछ लिखा है, सुनिए पहले। एंटीजन का निर्माण कहाँ होता है? किसके द्वारा? ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन एंटीबॉडी का निर्माण होता है प्लाज्मा में। एकदम हेडिंग से क्वेश्चन पूछता है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? प्लाज्मा में। और एंटीजन का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी में। बात समझे कि नहीं? अब प्लाज्मा क्या होता है तो आप लोग जन्म कहते हैं, नहीं जानते प्लाज्मा? पहली बार सुनो है नाम सुनते होंगे, कुछ होता होगा। हाँ, एंटीबॉडी का निर्माण होता है प्लाज्मा में। ओके, ठीक ना? सब दिया हुआ है, टेंशन नहीं खो लीजिए। चलिए एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। चलिए बताइएगा वह कौन सा समूह है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ओ में एंटीजन कितने प्रकार के? 2, एंटीजन बड़ी ए और एंटीजन बड़ी बी। पर समझे कि नहीं? एंटीजन में बड़ी छोटी दिया हुआ है, हाँ, इसके बुक में दिया है। छोटी है 2 इसके बुक में है। यहाँ 2 ना। हाँ दोनों दिया है सर। अभी जो है ना तुम्हारा 5 को कर देंगे। सही में कहाँ है बताओ तो? जहाँ को पढ़ा रहे यही ना, मारेंगे गोली से। एंटीजन ए बी आई, हम एंटीबॉडी में रंग रही है, एंटीबॉडी में रंग रही है। आई हेल्पिंग भाई भी उसने है। सर मेरा सर इसके ऊपर हम जान रहे थे एंटीबॉडी में रंग रही है यहाँ। एंटीजन ए और एंटीजन बड़ी ए और बड़ी बी है। और एंटीबॉडी में समझिए, एंटीबॉडी में होगा छोटी ए और छोटी बी। बात समझे कि ना? एंटीजन में बड़ी ए और बड़ी बी, और एंटीबॉडी में छोटी ए और छोटी बी। और एंटीजन का निर्माण कहाँ होगा? आरबीसी में। कहाँ होगा? आरबीसी में। लेकिन एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होगा? प्लाज्मा में। और उसमें क्या जहाँ सुनो, जहाँ एंटीजन बड़ी ए होगा, जहाँ एंटीजन बड़ी ए होगा, वहाँ एंटीबॉडी जो है ना छोटी आएगा, हमेशा छोटी में आएगा, बड़ी में कभी भी नहीं आएगा। अभी आगे समझाएंगे, अभी बात नहीं समझ में आएगा, आगे समझाएंगे, ठीक ना? बताइए। अब आइए एक समूह देखिए तो रुधिर वर्ग, एंटीजन और एंटीबॉडी होगा। देखिए रुधिर वर्ग दिया है ना, वो उसको पढ़िए। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग ए, तो रुधिर वर्ग ए है तो इसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा? ए। एंटीजन क्या पाया जाएगा? ए। तो जहाँ एंटीजन ए है तो वहाँ यहाँ वो एंटीबॉडी ए हो ही नहीं सकता है। क्या होगा? याद रखेगा, जहाँ एंटीजन ए आएगा वहाँ एंटीबॉडी ए नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? और वह कौन सा समूह है जहाँ कोई एंटीजन नहीं है? ओ, ना ए ना बी, दोनों में से कोई नहीं। एंटीजन कितने प्रकार के? 2, बड़ी ए और बड़ी बी। ओके ना? चलिए अब आइए रुधिर वर्ग बी में एंटीजन क्या होगा? ए छोटकी हम क्या बोले? रुधिर वर्ग बी बोले। रुधिर वर्ग बी बोले तो हम पूछे एंटीजन क्या होगा? बड़ी बी। लेकिन एंटीबॉडी क्या? बी होगा। तो बी नहीं होगा तो क्या होगा? ए, छोटी ए, छोटी ए। अब आइए रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ए बी। तो रुधिर वर्ग ए बी में क्या हो जाएगा? एंटीजन ए और एंटीजन बी। और जहाँ एंटीजन ए और एंटीजन बी आएगा, एंटीबॉडी ए भी आ गया तो बी भी आ गया, तो वहाँ एंटीबॉडी कोई भी नहीं। बात समझे कि नहीं? अब आइए रुधिर वर्ग ओ, रुधिर वर्ग ओ। तो रुधिर वर्ग ओ में क्या बोले हैं? कोई एंटीजन नहीं होता, यानी न बड़ी ए न बड़ी। अब देखो, न बड़ी ए आया न बड़ी बी आया, तो मौज लुटेगा के? छोटी ए और छोटी बी। बात समझे? न बड़ी ए है न बड़ी
बी है। बात समझे, जैसे बड़े का भाई आता है तो छोटका भाई भाग जाता है ना, जैसे बड़े का भाई आया ए तो छोटका भाई ए भाग जाएगा। बात समझे, तो कौन आएगा? बी, छोटका भाई बी। बात समझे कि नहीं? हाँ हाँ वहाँ होगा, काहे कि वहाँ कोई एंटीजन ना है, ओ में कोई भी नहीं है, तो दोनों का मौज हो गया, छोटका ए और छोटका बी। बात समझेंगे ना? तो एंटीबॉडी में हो जाएगा ए और बी दोनों। बात समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, एंटीजन कहाँ पाया जाता है? रुधिर प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है? रुधिर प्लाज्मा में। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। कहेगा एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, ध्यान सुनिएगा, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए। जब भी एंटीबॉडी हम बोलें तो आपके अंदर आना चाहिए छोटी वाली भाव, और एंटीजन बोले बड़ा वाला, ठीक ना? तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, ठीक ना, और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ रहने पर रक्त क्या हो जाता है? चिपचिपा। यानी एंटीजन ए बड़ी ए और एंटीबॉडी छोटी ए एक साथ हो जाएगा ना, तो रक्त कैसा हो जाएगा? चिपचिपा, ठीक ना, जिससे रक्त क्या हो जाता है? नष्ट। रक्त क्या हो जाएगा? नष्ट। इस क्रिया को कहते हैं रक्त का अभिसंश्लेषण। इसे कहेंगे रक्त का अभिसंश्लेषण, ठीक ना, इसे कहेंगे रक्त का अभिसंश्लेषण। यानी कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ मिल गया, या एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ मिल गया, तो इससे रक्त क्या हो जाता है? चिपचिपा, और उसके परिणाम से वो नष्ट हो जाता है। इससे कहते हैं रक्त का अभिसंश्लेषण। क्या कहेंगे? रक्त का अभिसंश्लेषण। बताइए RH फैक्टर की खोज किसने किया? RH फैक्टर का खोज किसने? रेन स्टीनर और वीनर। चूंकि बंदर पे किया था। किस पे किया था? बंदर पे, ठीक ना। चलिए ये हो गया आपका 153 क्वेश्चन अभी हम करवाए हैं आप लोग को। कितना क्वेश्चन करवाए हैं? 153 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन करवाए हैं? 153 क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन कम ना, ज़्यादा हो जाएगा 160 हो जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा। 8 पूरा कंप्लीट। कितना टाइम हुआ दीजिएगा तो? 3:30।